नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और हम लोग इस वीडियोस में जो सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 1 जब पढ़े होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है डिफिनेशन दिया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो फिर भी हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी होता है किसी भी नेशन के लिए, है ना। तो इसके बारे में हम लोगों आज इस सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोग जो है यहाँ से लिख सकते हो क्या इसका आंसर। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। बोला जाए कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों को फॉलो करना पड़ता है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का रिटन रिकॉर्ड्स है, संग्रह है। एक जगह जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किया है, असेंबल किया गया है ना। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सबसे बड़ा कानून माना जाता है, उसे सुप्रीम लॉ बोला जाता है। किसी भी नेशन का वो क्या होता है, सुप्रीम लॉ होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो किसी भी पर्सन को क्या देता है, राइट्स देता है, अधिकार देता है ना। अपने ही इंडिया में भी क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है हम लोग को कहाँ से मिलती है ना। ये दिया है किसने, तो ये दिया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन यह भी बताता है कि गवर्नमेंट का पावर क्या होगा, है ना। गवर्नमेंट का पावर क्या होगा वो भी बताता है। साथ में आपका और क्या बताता है, हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट को कैसे काम करनी चाहिए। तो यहां से आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लिख सकते हो, डिफिनेशंस लिख सकते हो आप, है ना। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग को मिलेगा क्या, साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और मेन टॉपिक जो है आपका वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। बोला जाए कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो डेमोक्रेटिकली रूप से बना, लोकतांत्रिक रूप से बना। और वो कब बना और इसका नीड क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। तो ये एक भाषण है किसका, नेल्सन मंडेला का। ये भाषण दिया हुआ है, हाई I have fought against white dominations and I have fought against black dominations. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with the equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs it be, it is an ideal for which I am prepared to die. देखिए ये नेल्सन मंडेला का क्या है, एक भाषण का कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड आप लोग को मिला क्या, दो वर्ड आप लोग को देखने को मिला क्या, एक ब्लैक डोमिनेशन, है ना, एक ब्लैक डोमिनेशन, और दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका व्हाइट डोमिनेशन, है ना, व्हाइट डोमिनेशन। ब्लैक डोमिनेशन और व्हाइट डोमिनेशन, समझिएगा ये ब्लैक डोमिनेशन और व्हाइट डोमिनेशन है क्या। जब साउथ अफ्रीका में
यूरोपियंस लोग गए थे, वहां कुछ यूरोपियंस क्या हो गए, सेटल्ड हो गए। जैसे इंडिया में भी कुछ यूरोपियंस आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, है ना, डच आए। तो भारत में क्या हुआ कि कोई भी ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस यहाँ पे सेटल्ड नहीं हुआ, है ना। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ कि जितने भी यूरोपियंस गए उनमें से बहुत सारे लोग क्या हुए कि वहां पे सेटल्ड कर गए, रह गए, है ना। मतलब वापस वो देश छोड़कर नहीं गए, गए वहां पे ट्रेड करने के लिए, है ना। धीरे धीरे वो अपना क्या करने लगे, वर्चस्व बढ़ाने लगे और साउथ अफ्रीका को क्या कर लिया, अपने अंडर कर लिया, मतलब साउथ अफ्रीका को अपना गुलाम बना लिया। अब हुआ क्या कि बाद में जो है वो वापस ना लौटे और वहीं पे कुछ यूरोपियंस क्या हो गए, सेटल्ड हो गए, मतलब वहीं पे रहने लगे। अब उसके बाद जो है क्या, वहां पे जब रहने लगे तो वहां पे यूरोपियंस लोग कैसे थे, गोरे थे, है ना। तो गोरे लोगों का जो है डोमिनेशन चलने लगा। गोरे लोग जो है वहां पे क्या करने लगे, रूल करने लगे, है ना। गोरे लोग पावर में आ गए, है ना। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे ब्लैक डोमिनेशन और व्हाइट डोमिनेशन। समझ में आप लोग को आया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन। बोला जा रहा है कि ये आपके कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। ये कौन है, नेल्सन मंडेला है। कौन है, नेल्सन मंडेला है। ये कौन है, नेल्सन मंडेला है आपके। तो बोला जा रहा है क्या कि दिस वाज नेल्सन मंडेला, ये कौन है, नेल्सन मंडेला है। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। बोला जाए कि नेल्सन मंडेला को क्या घोषित कर दिया गया, देशद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा उन पे दायर कर दिया गया। किसके द्वारा, व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब यही व्हाइट डोमिनेशन की बात हो रही थी कि ये गोरे लोगों ने क्या किया, नेल्सन मंडेला के ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया, फाइल कर दिया। ई and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid। देखिएगा, बोला जाए कि नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेला के साथ में उनके साथ और 7 मेंबर्स थे, 7 लोग थे, 7 लोग थे, है ना, 7 लोग और थे। देखिएगा, ही एंड 7 अदर लीडर्स, नेल्सन मंडेला और उनके साथ 7 और लोग थे और लीडर्स थे, जिन्हें क्या दे दिया गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया। कब, 1964 में। मतलब जब तक जिंदा रहेंगे कहां रहेंगे, जेल में रहेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं आजीवन कारावास। व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उनको आजीवन कारावास दे दिया। कब, 1964 में। उनके साथ और कितने लोग थे, 7 लोग थे। ध्यान में रखिएगा इस बात को। क्यों दे दिया गया, क्यों जो है उनको जो है देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर दायर किया गया, लागू किया गया। तो देशद्रोह का मुकदमा जो है आपका किस लिए जो है उनके ऊपर डाल दिया गया, तो उन्होंने क्या किया था, अपोज किया था। क्या अपोज किया था, अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ। किसके खिलाफ, अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ। ये देखिएगा, अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ। अपार्थिड क्या था, अपार्थिड सिस्टम था क्या, तो अपार्थिड का मतलब होता है स्किन के कलर के हिसाब से जो है लोगों में क्या करना, भेदभाव करना। मतलब आपका स्किन कैसा है, काला है, किसी दूसरे पर्सन का क्या है, गोरा है। यूरोपियंस लोग क्या थे, गोरे थे। तो उन्होंने जो कलर के हिसाब से, जो स्किन का कलर था उसके हिसाब से जब भेदभाव किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशंस किए जा रहे थे, उसी के खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई थी। अब इसी कारण जो है उनको क्या कर दिया गया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया और आजीवन कारावास में डाल दिया गया। उनके साथ और 7 लीडर्स भी थे। He spent the next 27 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island। अब देखिए समझिएगा बात को कि
ही स्पेंड द नेक्स्ट 27 years इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्राइजन रोबेन आइलैंड। बोला कि अगला 27 साल तक, अगला 27 साल तक उन्होंने कहां बिताया अपना जीवन? जेल में। उनको जेल में डाल दिया गया। किस जेल में डाल दिया गया? रोबेन आइलैंड। किस जेल में? रोबेन आइलैंड में डाल दिया गया। ये जेल का नाम है आपका रोबेन आइलैंड। तो यहां उनको 27 सालों तक क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। देखिए, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड, यहां पे कुछ आपको बैनर्स दिए हुए हैं, समझिएगा बात को। क्या लिखा हुआ है यहां पे? डेंजर। क्या लिखा हुआ है? डेंजर, खतरा है। नेटिव इंडियंस, कलर्ड, इफ यू इंटर दिस प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। बोला जा रहा है कि जो भारत के मूल निवासी थे और कहां जाकर रह रहे हैं? साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, तो उनको वार्निंग दी जा रही है कि साथ में ये ध्यान रखिएगा, ये कलर्ड किसके लिए यूज किया गया है? ये कलर्ड वर्ड जो है किसके लिए यूज किया गया है वो ध्यान रखिएगा। ये कलर्ड, एक हो गया क्या? ब्लैक लोग, ब्लैक पीपल। एक हो गए वाइट पीपल। तीसरा हो गया कलर्ड। क्या हो गया? कलर्ड। कलर्ड कौन था? व्हाइट पीपल्स बोला जा रहा है यूरोपियंस लोगों को, ब्लैक पीपल्स बोला जा रहा है साउथ अफ्रीका के लोगों को, है ना। साउथ अफ्रीका के लोग क्या है? ब्लैक लोग होते हैं, उनका रंग क्या होता है? काला होता है। अब कलर्ड कौन है? कलर्ड उसके लिए यूज किया जा रहा है जो साउथ अफ्रीका का रहने वाला निवासी नहीं था, कहीं दूसरे देश से जो है उनको लाया गया था। किस लिए? प्लांटेशन वर्क के लिए। जैसे इंडिया से प्लांटेशन वर्क के लिए जो है यहां से वर्कर्स को लेकर यूरोपियंस लोग गए थे, और जो गए वहां पे क्या हो गए? सेटल्ड हो गए। तो उनका जो कलर था वो मिक्स था। कैसा कलर था? मिक्स था। अब मिक्स कहने का मतलब ना तो वो व्हाइट थे और ना ही ज्यादा ब्लैक थे, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया? कलर्ड यूज किया गया, है ना। तो वैसे लोगों को वो यहाँ पे क्या दे रहा है? वार्निंग दे रहा है कि अगर आप इस जगह पे आते हो, इस प्रीमिसेस में इंटर करते हो, तो आप क्या घोषित कर दिया जाओगे? आप मिसिंग, हो सकता है कि आप गायब हो जाओ, है ना। ये वार्निंग की तरह है। चलिए स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड, है ना। ये अपार्थिड था क्या? अपार्थिड, अभी मैंने बताया कि अपार्थिड क्या था। अभी मैंने बताया कि अपार्थिड था क्या, है ना। तो अपार्थिड का मतलब क्या हुआ? मतलब स्किन के कलर के हिसाब से क्या करना? स्किन के कलर के हिसाब से जो है भेदभाव करना। मतलब किसी का कलर, स्किन का कलर जो है क्या है? ब्लैक है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उसके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, है ना। कि कोई क्या है? कलर्ड है। कलर्ड मतलब ना तो वो गोरा है ना ही ज्यादा काला है, तो उसके लिए कलर्ड यूज किया गया। तो वैसे लोगों के साथ क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे थे। तो उसी डिस्क्रिमिनेशंस के खिलाफ जो है लोगों ने क्या किया? स्ट्रगल किया। अपार्थिड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम। आप आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय अपार्थिड, तो आप यहां से लिख सकते हो क्या? अपार्थिड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। बोला कि अपार्थिड है क्या? तो अपार्थिड जो क्या है? एक सिस्टम की तरह है। एक सिस्टम था अपार्थिड, जिसमें क्या था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। नस्ल भेद होता था। मतलब क्या? कि कलर, स्किन के कलर के हिसाब से जो है आपके साथ भेदभाव होगा। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। बोला जा रहा है कि ये सिस्टम को लाने वाला कौन है? वाइट यूरोपियंस, मतलब वो गोरे लोग हैं। गोरे लोगों ने जो है साउथ अफ्रीका में ऐसी व्यवस्था लाई। किस व्यवस्था की बात हो रही है? अपार्थिड सिस्टम की बात हो रही है। तो अपार्थिड का मतलब क्या होता है? यहां तक आप जो है
लिख सकते हो पहला पॉइंट में, है ना। ये सिस्टम किसने लाया, किसने इम्पोज किया? तो ये सिस्टम जो है व्हाइट यूरोपियंस लोगों ने लाया, गोरे लोगों ने लाया। ड्यूरिंग द 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with aims and force in the way they occupied India. देखिए बोला जा रहा है क्या कि 17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये कंपनीज जो हैं, ये यूरोपियन कंपनीज जो है कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। किस लिए जा गए थे? ट्रेड करने के लिए गए। किस लिए गए? ट्रेड करने के लिए गए। व्यापार करना है, क्या करना है? व्यापार करना है, ट्रेडिंग करना है। तो ट्रेड करने के लिए गए थे और धीरे धीरे वो अपना पावर यूटिलाइज करने लगे, वो पावर में धीरे धीरे आने लगे। और इसी दौरान जो है यूरोपियंस लोग कहाँ आए? जो है आपका इंडिया को भी ऑक्युपाई किए, इंडिया को भी वो उन्होंने अपने अधीन बना लिया, है ना, कब्जा कर लिया। देखिए, बट अनलाइक अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। अब देखिए ये व्हाइट यूरोपियंस के बारे में बोला जा रहा है क्या कि व्हाइट यूरोपियंस लोग साउथ अफ्रीका में क्या किए? पावर में आए और क्या क्या किए? सेटल्ड कर गए। क्या किए? सेटल्ड कर गए, मतलब वहीं बस गए और वहीं रहने के बाद अपने आप को क्या कहलाया? व्हाइट्स यूरोपियन कहलाए, व्हाइट्स यूरोपियन कहलाए, है ना। सेटल्ड हो गए साउथ अफ्रीका में और क्या बन गए? लोकल रूलर बन गए, मतलब ये शासक बन गया वहां का, है ना। ये क्या बन गए? शासक बन गए। ये शासन करने लगे साउथ अफ्रीका के ऊपर। इन लोगों ने राज करना स्टार्ट कर दिया, शासन करना स्टार्ट कर दिया, है ना। द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. बोला जाए कि ये अपार्थिड सिस्टम ने क्या किया? ये अपार्थिड सिस्टम ने लोगों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, लोगों को बांट दिया, ग्रुप्स में बांट दिए। क्या, किसके आधार पे बांटा? तो वो बांटा आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, मतलब किसका स्किन का कलर कैसा है, उस स्किन के कलर के हिसाब से लोगों को क्या कर दिया? बांट दिया। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। बोला जाए कि जो वास्तविक जो साउथ अफ्रीका के निवासी हैं उनका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, काला होता है। दे मेड अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। 3/4 बोला जाए कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल रहने वाले लोगों की संख्या कितना है, कितना परसेंट है? 3/4 अगर ये बोल रहा है तो 3/4 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा? 75%। अब समझिएगा 100 में से 75 लोग जो है क्या है? ब्लैक्स हैं। मतलब वहां के नेटिव पीपल का कलर क्या था? स्किन का कलर क्या था? वो ब्लैक्स था। मतलब वहां के रहने वाले ओरिजिनल जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोग थे उनका कलर क्या था? ब्लैक्स था, है ना। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर। देखिए इसके अलावा दो ग्रुप और था। इसके अलावा मैंने बताया कि दो ग्रुप और था। वो ग्रुप कौन कौन था? देखिए एक हो गया व्हाइट्स, है ना, एक हो गया व्हाइट्स, दूसरा हो गया ब्लैक्स, तीसरा क्या हो गया? कलर्ड। समझिएगा, तीसरा क्या हो गया? कलर्ड हो गया। तो व्हाइट्स बोला गया किसे? यूरोपियन पीपल को, जो यूरोप से आए थे और कहां बस गए? साउथ अफ्रीका में बस गए, वहीं सेटल्ड कर गए, उनको बोला गया व्हाइट्स पीपल, है ना। ब्लैक्स किसके लिए यूज किया जा रहा है? जो साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग थे, जो साउथ अफ्रीका में ही जन्म लिए थे, जो साउथ अफ्रीका का नेटिव पीपल थे, उनको उनका कलर क्या था? ब्लैक था, इसलिए उनको क्या बोला गया? ब्लैक पीपल बोला गया। थर्ड वन है आपका, तीसरा है कलर्ड। तो कलर्ड वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जा रहा है? तो कलर्ड वर्ड जो है वैसे लोगों के लिए किया जा रहा है जो वो नेटिव पीपल नहीं थे साउथ अफ्रीका के, कहीं दूसरे जगह से उनको लाया गया, जैसे इंडिया से, है ना। इंडिया से कुछ लोग गए, है ना, किस लिए? प्लांटेशन के लिए गए। किस लिए गए? प्लांटेशन के लिए गए।
है ना। प्लांटेशन के लिए गए, किस लिए गए? प्लांटेशन के लिए, समझिएगा बात को, प्लांटेशन के लिए गए। कुछ लोग प्लांटेशन के लिए गए और प्लांटेशन के लिए जाने के बाद वो लोग वहीं रह गए, तो उनका जो कलर था, हम इंडियंस का कलर, और साथ में बोला गया क्या, उनका जो कलर था वो मिक्स्ड रहा। कलर कैसा था? मिक्स्ड था। कलर क्या था? मिक्स्ड था। अब मिक्स्ड कलर होने के कारण उनके लिए जो है एक अलग से वर्ड यूज किया, क्या क्या? कलर्ड। ना ज्यादा गोरा है ना ज्यादा काला है ना, उनके लिए क्या यूज किया गया? कलर्ड। ये शब्द याद रखिएगा आप, देखिएगा। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इंफीरियर्स। अब देखिएगा क्या बोला जा रहा है आपका कि द वाइट्स रूलर, है ना, द वाइट्स रूलर, द वाइट्स रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इंफीरियर। बोला जा रहा है कि जो व्हाइट रूलर्स थे, जो व्हाइट लोग थे, जो यूरोपियंस लोग थे, वो नॉन वाइट्स को, जो गोरे लोग नहीं थे, उनको कैसा ट्रीट करते थे? उनको इंफेरियर की तरह ट्रीट करते थे, है ना। इंफेरियर मतलब क्या? जो सोसाइटी के निचले पायदान पे रहता है ना। जैसे आपने नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जो हिस्ट्री है उसमें भी ये वर्ड सुना होगा, है ना, इन्फेरियर, जो सोसाइटी के निचले पायदान पे हैं, जिसको हिटलर ने बोला था क्या कि इन्फेरियर्स लोगों को, इम्प्योर लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो समझिएगा, तो जो वाइट्स लोग थे वो नॉन वाइट्स लोगों को, जो गोरे नहीं थे, उनको क्या बताया? इन्फेरियर बताया, है ना। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। साथ में जो गोरे लोग नहीं थे, जो नॉन वाइट्स में गिनती आती है, नॉन वाइट्स जो गोरे लोग नहीं है, तो नॉन वाइट्स को जो है वोटिंग राइट्स नहीं था, मतलब उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं था, समझ जाइए। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks। देखिए बोला कि ये अपार्थिव सिस्टम जो था, जो स्किन के आधार पर लोगों को क्या कर रहा था? बांट रहा था। जो भेदभाव हो रहे थे उनको ये परेशान कर रहा था, उनको ये दबा रहा था धीरे धीरे। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट्स एरिया। साथ में ब्लैक पीपल जो है ना, कलर्ड पीपल के बारे में बोला जा रहा है कि वो वाइट एरियाज में नहीं रह सकते हैं। अब ये वाइट एरिया जो है किसके लिए यूज किया जा रहा है वो समझिएगा। ये वाइट एरियाज जो है किसके लिए यूज किया जा रहा है वो समझिएगा। मतलब वैसे लोग जिस इलाके में कौन रहता है? वाइट्स पीपल रहते हैं। जिस इलाके में वाइट्स पीपल रहते हैं, उस इलाके में जो है, जिस इलाके में यूरोपियन लोग रहते हैं, जिस इलाके में गोरे लोग रहते हैं, उस इलाके में आपको आपकी एंट्री वहां पे नहीं थी। उस इलाके में आप नहीं रह सकती हो, रोक थी, है ना। ऐसा अगर आप एंट्री कर जाते हो तो वो जो है आपको क्या किया जाएगा? वो आपको, आपके साथ जो है बैड ट्रीटमेंट करेंगे, आपके साथ गलत व्यवहार करेंगी, है ना। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। बोला जा रहा है कि ये जो नॉन वाइट्स हैं, जो ब्लैक्स पीपल हैं, जो कलर्ड हैं, उनके लिए बोला जा रहा है कि वो वाइट पीपल के एरिया में, गोरे लोगों के एरिया में तभी इंटर कर पाएंगे जब उनके पास इंटर करने का, जाने का क्या होगा? परमिशन होगा। ऐसे वो उनके पास अगर परमिशन नहीं है कि गोरे लोगों को, गोरे लोगों के जो है आपके एरियाज में आप जा सकते हैं, तब तक जो है आपको जाने की परमिशन नहीं है। साथ में बोला गया ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स,
public toilets were separate for द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। बोला जाए कि वहां का हर चीज व्हाइट्स पीपल के लिए और ब्लैक्स पीपल के लिए क्या था, एकदम बिल्कुल अलग अलग थी, है ना। स्कूल है, सिनेमा हॉल है, टॉयलेट बाथरूम्स है ना, पब्लिक टॉयलेट्स के वर्ड यूज कर रहा है। जितने भी चीजें हैं ब्लैक्स पीपल के लिए अलग है और व्हाइट्स पीपल के लिए क्या है आपका, अलग है। हर चीज, ट्रेन हो गया, बसेज हो गया, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट्स पीपल के लिए क्या था, अलग अलग व्यवस्था थी। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसी को क्या बोला गया, सेग्रीगेशन बोला गया। मतलब व्हाइट्स पीपल के लिए अलग से जो है बस होगा, व्हाइट्स पीपल के लिए अलग से ट्रेन होगा, व्हाइट्स पीपल के लिए अलग से स्कूल होगा, व्हाइट्स पीपल के लिए अलग से पब्लिक टॉयलेट्स होंगे, और ब्लैक्स पीपल के लिए क्या होगा, अलग व्यवस्था होगी, हर चीज का व्यवस्था अलग अलग होगा। तो इसी को क्या बोला गया, इसी को सेग्रीगेशन बोला गया। मतलब देखिए, लोगों को बांट दिया, लोगों को क्या किया, बांट दिया। एक है व्हाइट्स पीपल के लिए और दूसरा है नॉन व्हाइट्स के लिए, है ना। इसी को क्या बोला गया, सेग्रीगेशन बोला गया। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द व्हाइट्स वर्शिप्ड। बोला जा रहा है कि वो चर्च में भी एंट्री नहीं कर सकते हैं, चर्च में भी नहीं जा सकते हैं, है ना। जहां पे व्हाइट्स यूरोपियन, जहां पे व्हाइट्स पीपल जो है वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, वहां पे उस चर्च में जो है ये नॉन व्हाइट्स लोग वहां पे भी नहीं जा सकते हैं, इनको जाने की आजादी नहीं थी। ब्लैक शुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। देखिए बोला गया क्या कि ब्लैक्स कुड, ब्लैक पीपल के लिए बोला जा रहा है कि ब्लैक पीपल शुड नॉट या कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन। वो संगठन, किसी भी तरह का संगठन नहीं बना सकते हैं, है ना। प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं बना सकता है, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। ये जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, टेरिबल ट्रीटमेंट जो है, ये जो डरावना जो व्यवहार किया जा रहा है, इसके खिलाफ आप जो है आवाज भी नहीं उठा सकते हो, है ना। इसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। ये ऐसी व्यवस्था थी। देखिए, सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। देखिए बोला जा रहा है कि सिंस 1950 से, है ना, देखिएगा 1950 से ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल और इंडियंस लोग जो वहां पे गए थे, उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो विरोध करना स्टार्ट कर दिए। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया। देखिएगा उसके आगे, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation। देखिए फिर एक पार्टी आती है, अफ्रीकन नेशनल पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना, ANC। इसका जो है फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, ANC का, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बोला जाए कि ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है किस रूप में इसको जो है लोगों ने यूज किया, एक अम्ब्रेला की तरह। मतलब सभी लोग मिलकर इसका जो है विरोध कर रहे हैं। सभी लोग में कौन है, ये ब्लैक्स है, साथ में इंडियंस है ना। तो ये ऐसे लोग जो नॉन व्हाइट्स थे, जिसको नॉन व्हाइट्स बोला गया, ये सारे लोग एक जगह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर उसका साथ देकर जो है उन्होंने इसके खिलाफ, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट
पार्टी। इसमें कौन कौन शामिल था? तो बोला जाए कि वर्कर्स का यूनियन भी शामिल था। इसमें कौन शामिल था? वर्कर्स का यूनियन भी था, वर्कर्स का यूनियन भी शामिल था, साथ में कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी भी इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में शामिल थी। इस आंदोलन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। मेनी सेंसिटिव व्हाइट्स आल्सो ज्वाइन द एएनसी टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। अब देखिए बोला जा रहा है कि कुछ व्हाइट्स पीपल भी, कुछ व्हाइट्स यूरोपियन भी इस मूवमेंट में शामिल हुए और अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उन्होंने भी आवाज बुलंद की। उन्होंने भी साथ ही अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जो है उन्होंने भी आवाज उठाया, है ना। Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the whites racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. अब देखिए बहुत सारी कंट्रीज ने, बहुत सारे देशों ने ये जो अत्याचार, ये जो ट्रीटमेंट किसके साथ, साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ किया जा रहा था, उसका जो है उन्होंने क्या किया, निंदा की, है ना, गलत ठहराया। लेकिन फिर भी जो वहां की वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, वाइट यूरोपियंस लोगों का जो गवर्नमेंट था, वाइट्स यूरोपियन का जो गवर्नमेंट था, उसने लगातार कंटिन्यू किया, है ना, ऐसा ट्रीटमेंट देना जो है वो कंटिन्यू रखे, जारी रखे, लोगों को टॉर्चर करना, लोगों को मारना, है ना, किसको, तो ब्लैक पीपल को और कलर्ड पीपल को, वो कंटिन्यू रखा। बहुत सारे कंट्रीज ने है इस मुद्दे को उठाया, अपार्थाइड सिस्टम को गलत बताया, लेकिन वो सरकार जो है वो बहरी थी, गूंगी थी, उसे कुछ सुनाया समझ में जो है आप उसका नहीं आ रहा था, तो वो अपना जो है शासन कंटिन्यू कर रहा था इसी तरीके से। देखिएगा क्या बोल रहा है, टुवार्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो है एक नए संविधान की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। As protest and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. बोला जाए कि जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता गया, आंदोलन तेज होते गए, अब जो है व्हाइट्स गवर्नमेंट को, वो गोरी सरकार को जो है यह रियलाइज हो गया, या समझ में आ गया क्या, कि अब ज़्यादा दिन तक जो है हम साउथ अफ्रीका के लोगों को जो है दबाकर नहीं रख सकते हैं, नन व्हाइट्स के लोगों को जो है ज़्यादा दिन तक दबा नहीं कर सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते हैं। द वाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसी। अब क्या होता है कि प्रोटेस्ट बढ़ता देख, आंदोलन बढ़ता हुआ देखकर वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली, उसने अपनी नीति ही बदल दी। क्या भाई, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिप्लेस्ड, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। बोला गया क्या, समझिएगा यहाँ पे, द वाइट्स रिजिम चेंज इट्स पॉलिसी, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने अपनी पॉलिसी बाद में क्या कर ली, चेंज कर ली, बदल ली। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो कानून बना हुआ था डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो भेदभाव वाला कानून को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ देखा तो देखिए एक गवर्नमेंट भी कैसे पीछे हट गई। साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगाया हुआ था कि किसी भी तरह का एसोसिएशन आप नहीं बना सकते हैं, वो बैन भी क्या कर लिया, हटा लिया। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन आप कर सकते हो, आप बना सकते हो। साथ में जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था किस पे, मीडिया पे, जो मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन, जो रोक लगाई हुई थी, उस रोक को भी क्या कर लिया, हटा दिया, है ना, उसको उस रिस्ट्रिक्शंस को भी लिफ्ट कर लिया।
After 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला walked out of the jail as a free man. देखिए बोला जा रहा है 28 साल बाद, 28 साल बाद जो है नेल्सन मंडेला को जो है जेल से क्या किया गया, रिहा कर दिया गया, जेल से उनको छोड़ दिया गया 28 साल बाद, समझिएगा। फाइनली एट द midnight of 26 अप्रैल 1994 द न्यू, बोला जाए कि अंततः जो है 26 अप्रैल 1994 को क्या होता है कि नई जो है न्यू नेशनल फ्लैग of the republics of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. बोले कि 26 अप्रैल 1994 को क्या होता है कि वो देश क्या हो गया, आजाद हुआ, और वहां पे एक किसका जन्म हुआ, डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। कब, 1994 में। ये वर्ड, ये जो ईयर है आपका वो याद रखिएगा, डेट के साथ याद रखिएगा। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अब बोला जा रहा है क्या कि अपार्थाइड गवर्नमेंट जो थी, जो व्हाइट्स गवर्नमेंट थी, अब वो क्या हो गई, खत्म हो गई, और एक नया जो है मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए वो देश तैयार हो गया। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट मतलब हर रेस का, हर नस्ल का लोग उसमें होगा। मतलब पहले क्या था, सिर्फ व्हाइट्स पीपल थे, सिर्फ यूरोपियंस लोग थे, लेकिन अब क्या होगा, व्हाइट्स भी होगा, ब्लैक्स भी होगा, कलर्ड भी होगा, इंडियंस भी होंगे। मतलब सभी रेस का जो है उसमें क्या होगा, शामिल होगा। हर रेस का जो है उस गवर्नमेंट में अपना रोल निभाएगा। देखिएगा इसके आगे क्या है, इसके आगे है क्या, हिस्टोरिकल इनमीज। ये नेल्सन मंडेला का जो है वर्ड्स है। हिस्टोरिकल enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans will never give up on the belief in goodness that they cherish, that the faith of human beings is the cornerstone of our democracy. देखिए बोला जाए क्या कि ये हिस्ट्री रहा हमारा, क्या ये इतिहास था क्या कि दो ग्रुप में बांट दिया गया, एक है कलर्ड, एक है व्हाइट्स और दूसरा है नॉन व्हाइट्स। लेकिन फिर भी ये अपार्थिव सिस्टम को क्या किया, हम लोगों ने चेंज किया, बदल दिया, अपार्थिव सिस्टम को खत्म किया, और कैसा सिस्टम आया, डेमोक्रेसी आया। क्या आया, डेमोक्रेसी आया, है ना, डेमोक्रेसी आया। तो बोला जा रहा है कि हम साउथ अफ्रीका के लोगों को, ये किनका वर्ड है, नेल्सन मंडेला का, हम साउथ अफ्रीका के लोगों को जो है ना गुडनेस में बिलीफ रखना चाहिए, है ना, विश्वास रखना चाहिए कि एक न एक दिन क्या होगा, अच्छा होगा, और एक हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे, ऐसी डेमोक्रेसी बनाएंगे जो दुनिया में कहीं नहीं होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities that they had committed while in power. अब देखिए बोला जाए कि जब न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है साउथ अफ्रीका में, नई डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका जब बनती है, न्यू डेमोक्रेसी वहां पे आती है, तो ब्लैक्स लोग ही क्या कर रहे हैं, ब्लैक्स लोग ही क्या बोल रहे हैं, ब्लैक्स लोग ही अपने लोगों से बोल रहे हैं, काले लोगों से ही बोल रहे हैं, ब्लैक्स पीपल से ही बोल रहे हैं क्या कि हम लोग को क्या करना चाहिए, जो गलती व्हाइट्स यूरोपियन ने किया, व्हाइट्स पीपल ने किया, गोरे लोगों ने किया, हम लोग को क्या करना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए।
है ना, जब वो पावर में थे तो हमारे साथ जो बिहेव किया, जो ट्रीटमेंट की, उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, माफी दे देनी चाहिए। दे सेड let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights। साथ में बोला गया क्या कि चलिए हम लोग ऐसी साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में बनाते हैं जहां पे सभी रेसेस को क्या दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी। सभी रेसेस को जो है फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, चाहे वो मेन हो या वोमेन हो, चाहे वो ब्लैक्स हो या वाइट्स हो। मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां पे हर किसी को क्या किया जाएगा, इक्वालिटी दी जाएगी, है ना। हर किसी को क्या दिया जाएगा, इक्वालिटी दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी रेसेस का हो, सभी को बराबर का हकदार जो है माना जाएगा। इक्वालिटी दी जाएगी, चाहे वो मेन हो, वोमेन हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो। हर सेक्टर में जो है ना इक्वालिटी की बात की। हम लोग जो है ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हर किसी को, हर अफ्रीकन लोगों को जो है क्या दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी, चाहे वो ब्लैक्स पीपल हो या व्हाइट्स पीपल हो। द पार्टी डेट रूल्ड दो oppression and brutal killings, and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। देखिए बोला जा रहा है क्या कि वो पार्टी जिसने लोगों को दबाया, जिसने लोगों के साथ बैड ट्रीटमेंट किया, किलिंग्स की, ब्रूटल किलिंग्स की, है ना, लोगों को मारा, वो पार्टी भी हमारे साथ, मतलब किसके साथ, ये ब्लैक्स लोगों के साथ वो क्या करेगी, बैठेगी और साउथ अफ्रीका के लिए जो है एक क्या बनाएगी, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, है ना। क्या बनाएगी, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान लिखा जाएगा। एक ऐसा संविधान लिखा जाए जिसमें ब्लैक्स पीपल भी हो, व्हाइट्स पीपल भी हो, कलर्ड भी हो, इंडियंस भी हो, हर किसी की भी बात यहाँ पे सुनी जाएगी। लेकिन जब व्हाइट्स पीपल का रूल था, वो किसी की बात सुनते थे क्या, नहीं, उनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस था, है ना। चलिए After 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in any country. Together, they decided that in the search for a solution to the problems, nobody should be excluded. No one should be treated as a demon। देखिए बोला जा रहा है कि 2 साल डिस्कशन करने के बाद, डिबेट होने के बाद, साउथ अफ्रीका में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है निर्माण हुआ जो दुनिया में जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी संविधान है, उनमें से सबसे मतलब कि बेस्ट में से एक है, आपका अच्छा में से एक है। बोला जाए कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स, मतलब ये जो संविधान बना, ये जो नई संविधान बनी है, उस संविधान में हर किसी को, सभी लोगों को जो है ना राइट्स दिया गया है ना। साथ में टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर ए सॉल्यूशन, बोला जाए कि साथ में यह भी चर्चा की गई है कि हमें एक सॉल्यूशन की तलाश में जो है हम किसी पर्सन्स को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब हर किसी के साथ जो है अच्छा ही व्यवहार किया जाएगा, हर किसी को जो है आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, इक्वालिटी दी जाएगी। साथ में दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बोला जा रहा है कि हम सभी को पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हम सभी को इस कॉन्स्टिट्यूशन का भाग होना चाहिए, हम सभी लोग इसका भाग हैं, हम सभी लोग जो है इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेटिव इन द पास्ट, the preamble of to the South Africa
constitution sums up this spirit। देखिए बोला जा रहा है क्या, वो लोग सहमत हो गए, दे एग्री दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बोला जा रहा है कि हम सबको शामिल होना चाहिए, हम सबको जो है ना ऐसी व्यवस्था में शामिल होना चाहिए, साथ में रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग रिप्रेजेंट करते, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव को कब चुनते हैं, जब वो डेमोक्रेसी में भाग लेते हैं, पार्ट लेते हैं। जब देखिएगा इंडिया में इलेक्शंस होता है ना, इलेक्शन होने में क्या है कि लोग जो है, वोटर्स लोग की बात हो रही है, वोटर्स लोग क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। तो वो क्या किए, डेमोक्रेसी में भाग लिए, है ना। तो बोला कि हम सभी लोगों को क्या करना होगा, इसमें भाग लेना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। द प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। और ये इसके प्रीएम्बल में, साउथ अफ्रीका के प्रीएम्बल में जो है ये दिखता है ना। और ये प्रीएम्बल जो है पेज नंबर आपका 28 में दिया हुआ है, जो आगे है। चलिए तो आज के लिए जो है बच्चों, आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, और आगे जो है इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, और मे बी सेकेंड पार्ट या 3 पार्ट में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा, जहाँ तक भी पढ़ाई की गई होगी आज, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से अपना प्यार जो है आप सभी लोग जो है दिखाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।